बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान नदा आसिफ। नाज़रीन, आपको बताएं, जस्टिस उमर अता बंदियान ने पाकिस्तान के 28वीं चीफ जस्टिस की हैसियत से हल्फ उठा लिया। साबिक चीफ जस्टिस ने जाने से कबल मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया, जिसको मुत्तहदा अपनी जीत जो है करार दे रही है। इसी के साथ साथ आपको बताएं, साबिक जस्टिस ने बल्दियाती चीफ जस्टिस ने बल्दियाती कवानीन की शिक 75 और 74 जो है उसको कलादम करार देते हुए बाइख्तियार बल्दियाती इदारे कायम करने का भी हुक्म दिया। जमात इस्लामी जो उनका बिल मंजूर कराया गया था, इस पर जो है अपना जश्न मना रही है, लेकिन सारी सियासी पार्टीज जो है इसकी मुखालफत करती हुई नज़र आ रही है। अगर बात की जाए PSP की, PTI की, मुत्तहदा की, अगर PSP की बात की जाए तो वो धरने पे बैठ चुकी है और जो सारी सियासी जमातें इस बिल की मुखालफत करते हुए नज़र आ रही है। इसी के हवाले से अपने प्रोग्राम में बात करेंगे, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हमारे साथ। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर चुके हमारे साथ मौजूद है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से नैयर रज़ा साहब। मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। कैसे हैं सर, आप खैरियत से? नैयर साहब, पहले तो हमारे नाज़रीन को ये बताएं, जो जिस तरह से बल्दियाती इसकी कवानीन की जो शिक है 74 और 75, जो साबिक चीफ जस्टिस ने जो इसका कलादम करार दे दिया था, हमारे नाज़रीन को इसको ज़रा क्लियर करें, बेसिकली है क्या? देखें, इसके अंदर इन्होंने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को जो था वो के CDG से अलग किया था, KMC से अलग कर दिया था, जिसमें वाटर बोर्ड भी था, KDA भी था, जी जी। इसके साथ SBCA भी था, ठीक है। और उसके बाद फिर ये पब्लिक पार्टनरशिप भी करते थे मुख्तलिफ इदारों के साथ। तो ये इनको पाबंद किया गया है कि जो बल्दियात के अंदर डिपार्टमेंट्स आते हैं जिनमें के लोकल गवर्नमेंट के जो फंक्शंस हैं वो लोकल गवर्नमेंट खुद करेगी, ठीक है। इसके तहत 74 और 75 के तहत इन्होंने वाटर बोर्ड को भी अलग किया हुआ था। अंडर में नहीं आता था लोकल गवर्नमेंट के मेयर के या बल्दियाती नुमाइंदों के, ना ही जो है वो सॉलिड वेस्ट जैसे इन्होंने एक अलग बना दिया था। तो अब ये पाबंद हो गए हैं और इन कवानीन को ये तब्दील भी करेंगे। जो इनके कवानीन हैं, वाटर बोर्ड के कवानीन हैं, जो वाटर सॉलिड वेस्ट के हैं या KDA के हैं, उसमें भी इनको कहा गया है कि उनके कवानीन को भी आप तब्दील करें और वो मैच होने चाहिए जो कि आर्टिकल 140A है, उससे, उसकी मुताबिकत से आपने कानून बनाने हैं, उससे हटके कोई कानून नहीं बनाना है। ये बहुत वाजे इसके अंदर 52 पेजेस का ये डिसीजन है और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें बहुत ही वाजे तौर पे बताई गई हैं। और अब इनके देखते हैं वज़ीर आला साहब के जो स्टेटमेंट्स आ गए हैं, वो तो लगता है ऐसा है कि वो तो मूड में नहीं है कि अपने इख्तियारात वो देंगे, डिवॉल्व करेंगे। लेकिन ये देखें, करना पड़ेगा, अदरवाइज़ फिर जो है इनके ऊपर तौहीन अदालत भी लगेगी। और हम भी जो है सिंध हाई कोर्ट में हमने एक पिटिशन फाइल किए 2-3 दिन पहले, जिस दिन ये डिसीजन आया उसके दूसरे दिन हमने फाइल किए कि जो इन्होंने अभी अमेंडमेंट्स किए हैं ये भी ये वापस लें और इस फैसले को, जो ये फैसला आया है, इस पे ये इम्प्लीमेंट करें। उसके लिए भी हमने एप्लीकेशन सिंध हाई कोर्ट में जमा करा दी है। ठीक है जी। लेकिन जो अभी आपने बताया कि जो आप लोगों ने पिटीशन फाइल की थी, इससे पहले जो इसका जो फैसला आया है इस वाले शिक का 74 और 75 का, तो इसमें आप खुद भी पिटिशनर थे। अभी आप लोगों ने जब ये सेकंड पिटीशन अभी दायर की है कोर्ट में, तो वो भी इसी बिल के हवाले से आप लोगों ने किया है। एग्जैक्टली देखें, जो हमने 2017 में फाइल किया था केस, वो था, हम चाहते थे कि 2013 का जो कानून था, जो लोकल गवर्नमेंट सिंध के अंदर जो इम्प्लीमेंट होता है, वो 140A से मुतसादिम था, अगेंस्ट था। तो हमने वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से ये दरख्वास्त की थी कि इसकी तशरीह की जाए, इसको एक्सप्लेन कर दिया जाए और सिंध गवर्नमेंट को पाबंद किया जाए कि वो 140A के तहत फाइनेंस पावर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जो हैं वो नीचे डिवॉल्व करें थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट को। जैसे कि विफाक देखें, अपने तमाम इख्तियारात, फाइनेंशियल पावर्स जो है वो सूबों को दे देता है। ये भी पाबंद हैं कि ये नीचे सिंध जो लोकल गवर्नमेंट है उसको ये देंगे, लेकिन ये करते नहीं है, वो अपने हाथ से देते नहीं है, वो सारे इख्तियारात अपने पास रखते हैं। जब तक ये इख्तियारात नहीं देंगे उस वक्त तक मसले हल नहीं हो सकते। अब सुप्रीम कोर्ट बहुत वाज़ेह तौर पे कह चुकी है, हमने कोर्ट में 4 साल 5 साल हो गए हैं, आज वो डिसीजन आ गया। ये हमारी बहुत बड़ी फतह है MQM की और तमाम लोगों की फतह है और पूरे सिंध की फतह है। और इस डिसीजन को लेकर देखें, सूबे पंजाब, सूबे सरहद और सूबे बलूचिस्तान, वहाँ पर भी लोग जो हैं वो इस डिसीजन को लेके जो वहाँ के कवानीन है उसमें भी तब्दीली करा सकते हैं। तो ये एक बड़ी जो है वो हमारी सक्सेस है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस तरह डिसीजन दिया है।
ठीक है जी, जिस पे मुत्तहदा कौम पाकिस्तान जज जोशो खरूर साहब लोगों ने अपनी जीत भी जी जो जी है बिल्कुल मनाई है, सेलिब्रेट जश्न किया। किया है बाकायदा पूरा। हम सोशल मीडिया पे काफ़ी वो भी वायरल हो रहा था, हमने देखा। अच्छा ठीक है, ये जो अभी जो साबिक चीफ जस्टिस ने जो ये फैसला सुनाया, उसके बाद क्या मुत्तहदा जो एहतजाज कर रही थी अब वो रोक देगी? देखें, हम अभी सिंध हाई कोर्ट चले गए और हमने वेरी नेक्स्ट डे हमने वहाँ पिटिशन फाइल कर दी है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है इस पर फौरी तौर पे इम्प्लीमेंट के लिए हमने दरख्वास्त की हाई कोर्ट से कि वो करें। और इसके अलावा जो इन्होंने अभी 2021 में कुछ अमेंडमेंट्स की थी लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 में, उसके पे भी हमने एप्लीकेशंस डाली हैं, उसमें पिटिशन डाली है। ठीक है, और 2013 का जो एक्ट है उसके खिलाफ भी हमने पिटिशन फाइल की है, सिंध हाई कोर्ट में भी की है। तो अब तो एक बड़ा फैसला आ चुका है, तो अब इनको इम्प्लीमेंट तो करना पड़ेगा सिंध गवर्नमेंट को। नहीं करते हैं तो बिल्कुल जी हमारे पास रास्ता है एहतजाज का। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर हम दोबारा रोड पर आएंगे और अपना एहतजाज दोबारा रिकॉर्ड कराएंगे। अदालतों की जंग भी हम लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से हम जीत चुके हैं, दोबारा हाई कोर्ट गए हुए हैं हम। अगर थोड़ा सा वेट करेंगे, अगर ये नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर हम मज़ीद एहतजाज पे भी जा सकते हैं। ठीक है नैयर साहब, मुत्तहदा समेत सारी सियासी जमातें जो हैं सराब एहतजाज हैं, इसी के साथ साथ पीएसपी भी धरने पर बैठ चुकी जी है। जी जब बल्दियाती बिल की मंजूरी कर दी गई है सिंध गवर्नमेंट की जानिब से, जो बल्दियाती मिनिस्टर नासुर शाह साहब ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने देखा था किस तरह से। और जमात इस्लामी के कराची के जमात इस्लामी के कराची के अमीर हाफिज़ नईमुर नहीं रहमान मेरे साहब पास। जो हैं, उनके साथ उन्होंने इस बात का बाकायदा ये इन रिटर्न एक मुआहदा भी किया है, मतलब मुत्तहदा भी कह चुकी है कि इससे पहले भी कई मरतबा हमसे भी मुआहदे किए, लेकिन उनके ऊपर अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। सही। तो क्या आपको लगता है ये जो इन्होंने इनसे मुआहदा किया है, ये इसको पूरा करते हुए नजर आएंगे? देखिए 28 डेज धरना दिया था जमात इस्लामी जी ने, जी। और जमात इस्लामी 2016 से 2020 तक खामोश थी। हम 2016 में जब हम बल्दियात के अंदर आए थे, मेयर कराची वसीम अख्तर भाई, हम उस वक्त से जो थे वो इनसे लड़ रहे थे, समझ लें। हम हर अच्छा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते थे कि आप इख्तियार दो हमें, ठीक है, और अदरवाइज जो है हम डिलीवर नहीं कर सकते, ये हम बताते थे उनको। 4 इयर्स तक तो हम ये कहते रहे, मीडिया गवाह है इस बात का। 4 साल तक ना जमात इस्लामी हाफिज़ नईम साहब ने कुछ कहा, ना किसी और जमात ने कहा। जब ये 4 साल कंप्लीट हो गए तो उसके बाद इन्होंने वही नारे जो हम 4 साल तक अपनी प्रेस ब्रीफिंग्स में बोलते थे, वो उसके बैनर्स लगाने शुरू कर दिए सर। कि जी इख्तियार दें मेयर को, ये दें, पावर्स दें, ये दें। तो भाई हम भी यही कह रहे थे 4 इयर्स तक। उसके बाद बहरहाल जमात इस्लामी ने जो है वो धरना भी, आपके 28 डेज़ का धरना भी दे दिया। और उन्होंने उस धरने के बाद हासिल क्या है कि ये हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमें तो नज़र नहीं आ रहा कि वो किया क्या है उन्होंने। सही। तो वज़ीर आला के साथ अभी एक उन्होंने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस एक हुई है उनके मरकज़ के ऊपर, वो अगर आप देखें उसके कुछ क्लिप सोशल मीडिया आपके पर हैं। मरकज एम के मुत्तहदा के नहीं, मरकज। नईमुल रहमान साहब और वज़ीर आला ने एक प्रेस अच्छा अच्छा कॉन्फ्रेंस अच्छा, की ठीक है, सही है। है जमात इस्लामी के मरकज़ पे। तो उसमें वाज़े तौर पे वज़ीर आला जो है वो कहते कहते कहा है उन्होंने कि जी हमने अपनी चीज़ें मनवा ली। तो मुझे नहीं पता कि वज़ीर आला ने अपनी चीज़ें मनवाई इनसे, ये हाफिज़ नईम साहब की चीज़ें मानी गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक वो है, एक तो उसके मीम भी बने थे। एग्जैक्टली क्योंकि देखें जी जी। 2013 का जो एक्ट है ना वो अपनी जगह मौजूद है, ठीक है। सही। उसको वो उसके लिए पूरा एक कानून साजी की ज़रूरत है, जो शायद जमात इस्लामी को, मुझे नहीं लगता कि वो उनको पता भी होगा। पूरी एक कानून साजी की जाएगी, 2013 का एक्ट को तब्दील नहीं, इसको बिल्कुल ही रिप्लेस किया जाएगा। नया कोई अच्छा। बल्दियाती एक्ट बनेगा और उसमें 140A के तहत इख्तियारात डाले जाएंगे, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन में कहा है। तो फिर जाकर ये मसले का हल निकलेगा। और फाइनेंशियल, जब तक आप फाइनेंशियल पावर्स नहीं देंगे, पैसा नहीं देंगे डिस्ट्रिक्ट्स को, यूनियन काउंसिल को, काउंसलर तक को पैसे नहीं देंगे, तो फिर मसले बल्दियात का फिर फ़ायदा नहीं है कोई इलेक्शन का या किसी मेयर का आने का या चेयरमैन का या नाजिम का या काउंसलर का, जब तक आप उसको फाइनेंशियल पावर्स नहीं देंगे। ठीक है नैयर साहब, जब जमात इस्लामी ने इस बिल को मतलब मनवा ही लिया है सिंध गवर्नमेंट से, तो फिर एहतजाज किस बात का है? यही तो हम। हो सकता है कि अभी उन्होंने जिस तरह से सिंध गवर्नमेंट कहती है, सीएम भी कहते हैं, बदियाती मिनिस्टर भी कहते हैं, नासुर शाह साहब भी खुद कहते हैं कि हम इसको जल्द असम्बली में पेश करेंगे और इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करवाएंगे। तो फिर किस चीज़ की आप लोगों को देखें, किस चीज़ का एहतजाज ये है? हमें तो लगता ही नहीं है कि उन्होंने कोई कोई चीज़ अपनी मनवाई है। वो हाफिज़ नईम साहब की, मैंने आपको जो कोट किया है कि अगर आप उनकी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस देख लें सीएम जी साहब जी। के साथ, को आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो हमें नहीं लगता कि इन्होंने कोई चीज़ अचीव की है। अच्छा। अगर किए तो 2013 का कानून जो है वो उसको ख़त्म कर देना चाहिए फिर सिंध गवर्नमेंट को, फिर हम समझेंगे। और एक अच्छा। नया एक्ट बनाना चाहिए जिसके अंदर जो तमाम
जितनी भी जमातें हैं इंक्लूडिंग जमात इस्लामी, पीएसपी, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो उनकी जो भी उनकी जो राय है उसको होना चाहिए एमक्यूएम समेत सब लोगों को, और फिर बल्दियाती एक्ट बनना चाहिए। जितनी भी अपोजिशन है उसको उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए, मीटिंग करनी चाहिए। ये जब तक नहीं होगा मसले का हल मुझे नहीं लगता कि होगा। फिर यही होता रहेगा, कोई धरना देगा, कोई एहतजाज करेगा। ठीक है, हमने अपना काम काफ़ी हद तक कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा डिसीजन लेकर आ गए हम। अब पाबंद है सिंध गवर्नमेंट उसके मुताबिक कानून बनाने के। ठीक है। तो अब क्या आपको लगता है कि ये जो बिल है इसकी अभी आगे जो जिस तरह से जमात इस्लामी जो उनके जो मुतालबात थे, उनके जो निकात थे, वो उस तर्ज के नहीं थे जो मुत्तहदा चाहती थी। आप लोगों की क्या पॉइंट्स देखें थे उनके जो उन्होंने अपना जो मौक़िफ़ पेश किया आवाम के सामने, जो उनके निकात थे कि हम ये इस तर्ज वाला जो है निज़ाम चाहते हैं, तो मुत्तहदा का उसका बिल्कुल अपोजिट है। देखें, जमात इस्लामी ने तो कहा था कि 2001 का बल्दियाती कानून नाफिज किया जाए। सही। तो वो कहाँ हुआ है बताएं आप मुझे। फिर उन्होंने कहा कि चलें जी ऐसा करेंगे, भुट्टो साहब का कर दें जो 1971 में बल्दियाती एक्ट बनाया था। हाफिज नईम ने फिर ये कहा, तो वो कहाँ हुआ है। तो ऐसा तो जो उन्होंने कहा वो तो हुआ ही नहीं है। उन्होंने कहा जी मेयर को पूरा कराची सारे जो लोग हैं वो डायरेक्ट मेयर इलेक्ट करेंगे, वोट करेंगे मेयर को, वो भी नहीं हुआ। ठीक है, तो फिर इन्होंने अचीव क्या किया है, ये सवाल है इनके लिए कि भाई आप के जो मुतालबात थे वो कहाँ चले गए। क्या 2001 का जो कानून था जो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने बनाया था, जिसके तहत नेमतुल्लाह साहब मेयर बने थे, नाजिम बने थे, क्या वो इम्प्लीमेंट हो गया है? तो नहीं हुआ। देखें, ये पीपल्स पार्टी को बहुत अच्छी तरह नईम साहब भी जानते हैं और वज़ीर आला भी नईम साहब को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इनकी रिश्तेदारियाँ बहुत पुरानी हैं, सेनेट में ये सपोर्ट करते हैं पीपल्स पार्टी को, सब जानते हैं ये बात। तो ये इनकी, मैं तो कहूँगा इनकी बी टीम है जमात इस्लामी, जो कि लोगों को बेवकूफ़ बना रही है, कराची के लोगों को। और कराची के लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। जब सुबह सरहद के लोग इनको रिजेक्ट कर सकते हैं तो ये सोचेंगे कराची के लोग तो कभी भी इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे जमात इस्लामी को। तो ये जो बेवकूफ़ बनाने का इनका प्रोपेगेंडा जो चल रहा है वो सब जानते हैं। जितने ये नारे आज लगा रहे हैं, हम तो 5 साल से, भाई यही तो कह रहे हैं हम 5 साल से, आप मुनाफिकत करते हैं, दरअसल ये करते हैं मुनाफिकत। ठीक है, जब हम कहते थे उस वक्त तो हाफिज नईम साहब खामोश रहते थे। ठीक है, उस वक्त कहते थे कि नहीं जी इनके पास तो इख्तियार है, ये तो कुछ करते ही नहीं है। जब 4 साल ख़त्म हो गए तो उसके बाद इन्होंने कहा नहीं मेयर के पास तो इख्तियार ही नहीं था। तो ये सब मुनाफिकत कहलाती है। आप सही सच बोलें, आप अगर लगते हैं दाढ़ी आपकी है और आप सर पे टोपी लगाते हैं तो आप उसका मुजाहरा भी करें फिर आप। ठीक है। अच्छा, ये मामू वाली क्या स्टोरी है? सब एग्जैक्टली ये मामू वाली स्टोरी यही है जो मैंने आपको बताई है कि पीपल्स पार्टी ने इनको मामू बना दिया है और लोकल गवर्नमेंट मामू एक्ट जो है वो ये अच्छा। हो गया है। ठीक सही। है, तो अब इसके ऊपर ये इम्प्लीमेंट देखते हैं, ये मामू एक्ट जो है वो उस पर क्या करते हैं ये। ठीक है जी, मैं मुस्तफ़ा कमाल साहब के भी बारे में आपसे मैं राय लेना चाहूँगी जी कि उन वो जो अभी एहतजाज पे बैठे हुए हैं उनके बारे में मुत्तहदा का क्या ख्याल है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हमारे साथ। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। ब्रेक से पहले नैयर साहब से गुफ्तगू हो रही थी बदियात बिल के हवाले से। जिस तरह से नैयर साहब ने बताया कि ये बिल जो जमात इस्लामी ने मंजूर करवाया है वो बेसिकली मामू बिल है, तो और मामू 2022 एक्ट है है, ये। 2022 है, तो इसको नया नाम दे दिया गया है मुत्तहदा की जानिब से। तो ये मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं वो जिस तर्ज की सियासत कर रहे हैं वो भी आपके सामने अब जो है वो इस बिल की वजह से काफ़ी दुखी हुआ, वो भी एहतजाज पे बैठ चुके हैं। उनके बारे में क्या ख्याल है? देखें, सीएम हाउस पे हमारे साथ जो हुआ वो सब गवाह हैं उस बात के, तमाम मीडिया आपका मौजूद था और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बहुत सारी पार्टीज़ थी जिन्होंने जो है वो उसके ऊपर आवाज़ बुलंद की। पीएसपी जो थी वो उसके लिए मैं सिर्फ ये कहूँगा, देखें एमक्यूएम जो है वो महाजरों की नुमाइंदा जमात है और बाकी तमाम कौमियतें जो हैं वो भी एमक्यूएम उनको भी रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, और उस दिन हमारे साथ बहुत बुरा हुआ था सीएम हाउस के ऊपर। हमारी बहुत सारी ख़वातीन ज़ख्मी हुई थी। हमारे एक मरकज़ी रहनुमा है हनीफ सूरती भाई, उनकी एक जो आँख है वो ज़ाया हो गई है। आप इमेजिन करें कि वो ज़ाया हो चुकी है, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, और एक साथी हमारा शहीद हो गया था असलम भाई। ठीक है, उसके बाद तो होना ये चाहिए था कि एमक्यूएम के जो मुतालबात थे उसको लेकर, अगर ये कराची को रिप्रेजेंट करते हैं और महाजरों की बात करते हैं तो उस पर बात करनी चाहिए थी इनको।
बहरहाल ये पीएसपी। हाँ, फिर सुप्रीम कोर्ट का देखें एक डिसीजन आ चुका है, तो इस पर भी मैं देखता हूँ कि ये ज़्यादा टॉक नहीं करते। क्यों? क्या वो एमक्यूएम लेकर आ गए डिसीजन, एमक्यूएम ने केस फाइल किया, बता भाई आप ये नहीं देखें एमक्यूएम ने क्या बता, जो सही चीज़ है उसको बोलें। अगर कहीं जुल्म हुआ है तो उस पर आवाज़ बुलंद तो करें। अगर कानून आज सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया है तो एमक्यूएम लाइए तो क्या हुआ, लेकिन फैसला तो सही आया ना बल्दियात के लिए, आप उस पर टॉक तो करें। बहरहाल धरने पे बैठे हुए हैं, अच्छी बात है कराची के लिए। जो भी जमात देखें कराची के मसले के ऊपर एहतजाज करेगी, एमक्यूएम उसके साथ है, एमक्यूएम उसको सपोर्ट कोई भी करती है। जमात हो। कोई भी जमात हो, चाहे वो सही। पीएसपी हो, चाहे वो जमात इस्लामी हो, कोई भी हो, तो वो अगर एमक्यूएम कराची के मसाइल पे, बल्दियात पे, कराची के हुकूक पे जो बात करेगी, हम उसकी जो है वो तायद करते हैं। लेकिन मुत्तहदा तो पीएसपी को जमात मानती ही नहीं है। नहीं देखें, ऐसा नहीं है। जो भी सियासी जमातें, सारी सियासी जमातें हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सब अपने 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 तौर पे काम कर रही हैं, सबके अपने नज़रियात हैं, ठीक है। तो वो सियासी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तो ये अगर कराची के ऊपर कोई भी जमात का आवाज़ बुलंद कर रही है तो हम उसको सपोर्ट करते हैं। ठीक है जी। मुत्तहदा कौम पाकिस्तान क्या पीपल्स पार्टी के खिलाफ बड़ा एहतजाज करने जा रही है? जी, अगर ये देखें इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, ठीक है, तो फिर यकीनी तौर पे फिर हमारे पास सिंध हाई कोर्ट में हम गए हुए हैं, उसके बाद फिर हमारे पास रास्ता हुआ कि फिर हम एहतजाज करें, और जो है वो उसके एहतजाज करके फिर जो है वो इनकी तवज्जो जो है वो दिलाई जाए। अच्छा ठीक है नैयर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी जो जो जमात इस्लामी के साथ जो मुआहदा हुआ है पीपल्स पार्टी का, मुत्तहदा को उनमें क्या इख्तलाफात हैं? देखिए, मैंने आपसे कहा था कि जमात इस्लामी के साथ जो इनका मुआहदा हुआ है वो है कहाँ। आज तक वो मुआहदा तो आपने, मुझे नहीं, मैंने तो नहीं देखा वो। तो पहले तो ये उस मुआहदे को मंजर आम पर तो लेकर आ जाएं, मुआहदे को तो पता चले कि भाई इन्होंने क्या क्या चीज़ें इन्होंने अमेंड करा ली हैं, तो फिर मैं उस पर बात कर सकता हूँ। अभी तो वो जो मुआहदा इनके साथ हुआ है वो मुआहदा तो अभी मंजर आम पर आया ही नहीं है। नईम उल रहमान कहते हैं कि उन्होंने ये मान लिया, वो कहते हैं कि ये तो पहले से हुआ हुआ था, तो सीएम साहब कहते हैं। तो भाई फिर मुआहदा क्या है आखिर इनका? तो सबसे पहले तो ये मुआहदा मंजर आम पे लेकर आ जाएं कि ये पीपल्स पार्टी के साथ इनका कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, ठीक है, तो उसके बाद फिर हम उस पर कोई कमेंट्स कर सकते हैं। उससे पहले तो हम बता ही नहीं बोल ही नहीं सकते कि उन्होंने किया क्या है। तो इसीलिए मैंने इसका लोकल गवर्नमेंट एक्ट, मामू एक्ट 2022 जो है वो इनका नाम दिया है, क्योंकि अब तक तो वो मुआहदा मंजर आम पर ही नहीं आया। अच्छा जी। ज़राए तस्दीक कर रहे हैं जो बल्दियाती इंतखाबात जी। इलेक्शन जो अभी होंगे उसमें अपोजिशन जो है एक हो गई है और सिंध गवर्नमेंट को एक बड़ा जो है मतलब धचका मिलने वाला है। सिंध गवर्नमेंट को देखें, सिंध गवर्नमेंट पिछले 13 साल से बरसरे इक़्तिदार है, कंटिन्यूस पीपल्स पार्टी जो है, ठीक है, इनकी जमात मुसलसल सीएम इनके रहे, और शुरू के 5 साल जो थे वो फेडरल गवर्नमेंट में भी ये थे, प्राइम मिनिस्टर भी इनका था, प्रेसिडेंट साहब भी इनके थे, जरदारी साहब, ठीक है। उस वक्त ये कराची के लिए बहुत कुछ कर सकते थे। आज अगर ये कहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट इनको सपोर्ट नहीं करती, तो आप अगर 13 साल पहले जाएं आप सिनेरियो पे, तो फेडरल गवर्नमेंट तो इन्हीं की थी, प्रेसिडेंट भी इनके थे, तो सब कुछ तो कराची के लिए क्या पूरे सिंध के लिए कर सकते थे। लेकिन इन्होंने तो उस इलाकों के लिए नहीं किया जहाँ के जो इनके आबाई इलाके हैं। इन्होंने ना दादू के लिए कुछ किया, ना इन्होंने लड़काने के लिए कुछ किया, ना इन्होंने सेवन के लिए कुछ किया। आज मैं आपको बताऊँ, मैं मीडिया पे देख रहा था कि दादू में एक स्किन डिजीज़ आई हुई है, और उसमें तकरीबन 3000 के करीब लोग जो हैं उसमें जो है वो इन्फेक्टेड हो गए हैं। वो तो वो ये क्या कर रहे हैं वज़ीर आला साहब, या इनका ये जो दावे करते हैं कि बड़े बड़े इन्होंने हॉस्पिटल बना दिए, हेल्थ सेक्टर में इन्होंने अरबों रुपए खर्च कर दिए। ये अभी आज ही की न्यूज़ है, आपकी मीडिया पे चल रही है, तमाम मीडिया पे, कि 3000 के करीब लोग जो हैं वो स्किन डिजीज़ जो है उसके अंदर वो सारे इन्फेक्टेड हुए हैं। तो उस पर ये क्या कर रहे हैं? तो ये तो इन्होंने अपने आबाई इलाकों के लिए कुछ नहीं किया, ये यहाँ कराची के लिए क्या करेंगे? बिल्कुल ठीक, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन नैयर साहब जो कराची में पानी है मेरे ख्याल से वो भी उस नौयत का नहीं है कि अगर आप उससे शावर लेते हैं या जी, वो पीते हैं तो उससे भी जो है बहुत सारी डिजीज़ जो है आप में जो है उससे भी आप इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो ये तो मसला है कराची पानी से भी बहुत बड़ा, जैसे गंदगी है, जगह जगह कीचड़ जमा हो जाता है, सीवरेज का पानी जमा हो जाता है, तो बहुत ही बुरा हाल है यहाँ पे कराची का भी।
तो ये किस तरह से, मतलब ये आज का नहीं है, काफ़ी टाइम से ये सारे मामला चलते हुए आ रहे हैं। अगर आप जो कोरंगी और ईस्ट वेस्ट साउथ जिस जहाँ की भी बात कर रहे हैं, कोई भी एक एरिया बचा हुआ नहीं है जो इसकी ज़द में ना आया हो। देखें बिल्कुल इसके लिए देखें होता ये है कि सेवरेज को जो है वो सेवरेज पे ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाते हैं और फिर उस पानी को समंदर में फेंका जाता है या नदी जो होती है नदी नालों में डाला जाता है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, सारा सेवरेज का पानी एज इट इज़ समंदर में चला जाता है। इसके अलावा K4 का जो प्रोजेक्ट था वो मुकम्मल नहीं हुआ। पानी कराची में आज से 5-8 साल पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन वो इतना डिले हो गया। और उसमें सिंध गवर्नमेंट जो थी ये फंड इन्होंने कोई फंडिंग जो है वो नहीं की, सारी फेडरल गवर्नमेंट ने करना थी। हालांकि देखें बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं 18वीं तरमीम के बाद सारा पैसा तो सूबों के पास आता है। तो आप बड़े प्रोजेक्ट तो आप करें ना, फेडरल गवर्नमेंट ने तो आपको सारा पैसा दे दिया, लेकिन आप तो एक पैसा खर्च करने के लिए तैयार नहीं है प्रोजेक्ट के ऊपर, आप सिर्फ पेपर्स के अंदर जो है वो पैसा खर्च करते हैं। तो ये जब तक इनकी रविश नहीं बदलेगी और ये सिंसियर नहीं होंगे, ओन नहीं करेंगे, कराची सिंध का जो वज़ीर आला है उसको ओन करना पड़ेगा कराची को, जब तक मसला हल नहीं होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसी के साथ साथ बात कर लेते हैं अरसलान ताज साहब जो हैं वो पूछते हैं मुर्तज़ा वहाब साहब से क्या हुआ बसों का, और जो है जिस तरह से जो दावे और वादे किए थे कि अब फरवरी में जो है ये बसेस लेकर आएंगे और वफाक की जानिब से जो है बसेस तो आ चुकी हैं, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने जो बड़े बड़े दावे वादे किए थे क्या हुआ उनका, तो उसके हवाले से क्या कहेंगे आप? देखें बिल्कुल अरसलान ने बिल्कुल ठीक कहा है ये, और ये 31 जनवरी का है, ये अगले 2023 है उसकी 31 जनवरी तक भी लेकर नहीं आ सकते। मुर्तज़ा वहाब साहब के सिर्फ दावे हैं और झूठ तो इतने वो खूबी से वो बोलते हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, मुझे हैरत होती है उनके ऊपर, और किसी बात को वो एक्सेप्ट नहीं करते। अगर आप उनसे टॉक करें तो वो किसी बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सिंध गवर्नमेंट बहुत अच्छी है उनकी नज़र में, तो भाई आप अब जो है जो चीज़ें बताओ उनको आप, ठीक है। आपकी भी कराची वालों ने शक्ल देख ली है कि आपका क्या किरदार है पीपल्स पार्टी के अंदर, और कराची के लोगों के साथ आपका क्या किरदार रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर बन के आपका पता चल गया है सबको। तो ये इन्होंने पहले भी कई दावे किए हैं, आपको याद होगा इनके ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स होते थे आज से मैंने तो 8 साल 7 साल पुरानी देखे में क्लिप मौजूद हैं, जब ये दावे करते थे कि हम सिंध के अंदर इतनी बसें ले आएंगे, कराची में 400 बसें ले आएंगे, 500 बसें ले आएंगे। एक बस भी नहीं आई है कराची में। ये छोटा सा एक प्रोजेक्ट मैं आपको बताऊं, ग्रीन लाइन से इन्होंने कनेक्ट करना था औरंगी टाउन से, एक ऑरेंज लाइन है वो लानी थी इन्होंने बोर्ड ऑफिस तक। वो बहुत ज़्यादा 3 किलोमीटर का वो प्रोजेक्ट है, वो मुकम्मल नहीं कर सके, तो ये क्या 50 बसें लेकर आएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो इनके सिंध गवर्नमेंट के जो तर्जुमान थे उन्होंने जो है 31 जनवरी तक जो है बसेस लाने का कहा था कि 50 बसेस लेकर आएंगे हम, और यहाँ पे एक भी बस नहीं आई है। बल्कि जो भी हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका आपने हाल देखा है, वो कितना बुरा हाल है उनका कि वहाँ अगर उसमें कोई भी सफ़र करता है तो वो डिप्रेशन में आ जाता है। एग्जैक्टली बहुत बुरा निज़ाम है बिल्कुल। और मुझे तो समझ नहीं आता है कि ये मतलब किस तरह से आवाम को इन्होंने बेयार मददगार छोड़ा हुआ है। इनकी कोई मतलब सुनवाई नहीं है आवाम की, आवाम चीख चीख के थक गई है, बहुत बुरा हाल है। बिल्कुल देखें इनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट फेडरल गवर्नमेंट ने किया, हालांकि ये प्रोजेक्ट प्रोविंस को करना चाहिए था, लेकिन आप अगर देखें सूबे KPK में देखें जो उनका BRT है वो वहाँ की प्रोविंस ने की है, ठीक है। मेट्रो जो लाहौर मेट्रो है वो वहाँ की प्रोविंस ने किया है, वो फेडरल ने नहीं किया है, ठीक है। ऑरेंज लाइन जो है वो जो ट्रेन है वो वहाँ के प्रोविंस ने की है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करके उन्होंने कर दिया, लेकिन आप सिंध गवर्नमेंट का कौन सा प्रोजेक्ट है जो आप ये करते हैं। तो ये ग्रीन लाइन से बड़ा फ़ायदा हुआ है, ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, डिले बहुत देर हुई इसमें, लेकिन शुक्र है कि कंप्लीट हो गया। अब इनको भी चाहिए कि इन्होंने बड़े वादे किए थे रेड लाइन के और ब्लू लाइन के, इन्होंने ऑरेंज लाइन के, उसको कुछ लाइन तो शुरू ही नहीं हुई है, एक शुरू हुई है तो मुकम्मल नहीं हुई है। ठीक है जी। नैयर साहब इसी के साथ साथ बात करते हैं बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से आवाम बहुत परेशान है। एग्जैक्टली मुत्तहदा कौम पाकिस्तान कब इसके खिलाफ एहतजाज करने जा रही जी है? बिल्कुल देखें हमने असम्बली के अंदर भी इस पे कहा है, हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट की जो कैबिनेट मीटिंग्स होती हैं उसमें हमारे जो मिनिस्टर IT मिनिस्टर हैं अमीनुल हक भाई, वो उन्होंने वहाँ पर भी इसके ऊपर आवाज़ बुलंद की है। कौमी असम्बली में हमारे मेम्बरान असम्बली ने भी कहा है, और बिल्कुल इसको कंट्रोल करना चाहिए महंगाई को। और ये इसकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं पूरे पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोगों की जो अपनी आमदनी है वो बढ़ नहीं रही है, जबकि महंगाई जो चीज़ें हैं वो महंगी होती जा रही हैं। हकीकत है। बिल्कुल इसके ऊपर MQM का ने एहतजाज रिकॉर्ड कराया हुआ है, कैबिनेट में भी कराती है, MQM करा चुकी है, असम्बली में भी करा चुकी है। प्राइम मिनिस्टर साहब से जब मुलाकातें होती हैं हमारे लीडरान की तो उसमें भी वो बोलते हैं।
लेकिन फिर भी इतनी मीटिंग्स, इतनी मुलाकात, इतने एहतजाज असेंबली में सेशंस के बावजूद महंगाई फिर से बढ़ जाती है। जी बिल्कुल महंगाई है। देखें एक तो ओवरऑल पूरी दुनिया में महंगाई हुई है, लेकिन पाकिस्तान में हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते महंगाई को, क्योंकि हमारी जो लोगों की इनकम है वो इतनी सोर्स ऑफ ज़्यादा इनकम इतनी नहीं है है। नहीं। एग्जैक्टली। पूरी दुनिया में तो लोग कर लेते हैं जी, अमेरिका में, बरतानिया में और जगह पे सही है, उनकी इनकम भी ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान में हमारे गरीब लोग हैं, ये तो सरवाइव ही नहीं कर सकते। तो इसको तो कंट्रोल करने के लिए इनको चाहिए बहुत अच्छी माशी टीम कोई बिठाएं जो कि इसको कंट्रोल करे। बल्कि यहाँ पे हमारे अच्छी बड़ी बड़ी फर्म्स जो हैं वो बंद हो गई हैं, लोग कितने जो है बेरोज़गार हो गए हैं। आपने बिल्कुल अच्छी बात की कि अगर हम बरतानिया और दूसरे ममालिक की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे अगर वो रेट इंक्रीज़ करते हैं तो उनके साथ साथ उनकी गवर्नमेंट वहाँ पे उनके एग्जैक्टली मुलाजमीन को उनकी सैलरीज में भी फिर बिल्कुल। इंक्रीजमेंट करती हैं। लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल ही अपोजिट है। यहाँ पे महंगाई उरूज पर है जी हाँ और बेरोज़गारी जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि बिल्कुल बढ़ती फर्म्स जा रही बंद हो रही हैं, हमारी प्राइवेट फर्म्स अच्छी खासी बंद हो गई हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट नौकरियाँ नहीं है गवर्नमेंट की। और जो खान साहब कहते थे 1 करोड़ नौकरियां, तो वो भी नौकरियां नहीं आई हैं। ये दरअसल दावे देखें बहुत एहतियात करनी चाहिए किसी को भी। मैं समझता हूँ कि जब आप इलेक्शन में जा रहे हो तो वो वादे करें जो कि प्रैक्टिकली हो सके ना। तो ये 1 करोड़ नौकरियाँ और कई लाख घर जो है ये बहुत मुश्किल थे जो इन्होंने वायरल स्टेटमेंट खान साहब ने दिए थे। और अब वो खुद भी मेरे ख्याल में, मैं समझता हूँ कि उनको अंदाज़ा हो रहा होगा कि हालात क्या हैं। और कोविड के बाद और देखें दुनिया के हालात ख़राब हुए हैं तो पाकिस्तान के भी ख़राब हुए हैं, हकीकत ठीक है। है ना। तो ये भी शायद इनको अंदाज़ा नहीं था। तो मैं समझता हूँ अभी भी 1.5 साल है इनके पास, महंगाई को कंट्रोल करें। पेट्रोल ख़ास तौर पे उसको रेट बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है, उसको नीचे लेकर आएँ। दवाओं मेडिसिन के प्राइस बहुत ऊपर चले गए हैं। इस तरह मुख्तलिफ खाने पीने की चीज़ें जो होती हैं आपके आटा है, दालें हैं, चावल हैं, इनके प्राइस बहुत इंक्रीज़ हो चुके हैं। तो इसको कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हमारे साथ। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से मेरी डिस्कशन चल रही थी नैयर रज़ा साहब के हवाले नैयर रज़ा साहब से। नैयर रज़ा साहब, ये जो बढ़ती हुई महंगाई है इस पर किस तरह से मुत्तहदा ने अपनी हिकमत अमली तैयार की है? कोई आपने खान साहब को कोई जो है मशवरा दिया है कि किस तरह से हम महंगाई के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं? देखें सबसे पहले तो पूरी दुनिया में होता ये है कि जो भी चीज़ें आप इंपोर्ट कर रहे होते हैं उसको आप कोशिश करते हैं कि अपने मुल्क के अंदर बनाएं, उसको मैन्युफैक्चरिंग करें उसकी, ठीक है। और ताकि वो चीज़ें आपको सस्ती पड़ें। कोई भी चीज़ अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं और वो चीज़ महंगी होती जा रही है और आम आदमी उसको फिर नहीं ले सकता, तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो कारखाने लगने चाहिए। पाकिस्तान के अंदर जो ज़राअत है, बहुत ज़मीन है देखें, वो उस पर काम होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे लोकल सनतें जब तक नहीं लगेंगी, लोकल एक्सपोर्ट जो है वो जब तक नहीं होगी, पाकिस्तान एक्सपोर्ट में ऊपर नहीं जाएगा। जी जी। अभी हाल ये है कि 90% इम्पोर्ट होती है, 90% से भी ज़्यादा, और 5-6% एक्सपोर्ट होती है। तो सही। सोचें महंगाई तो होनी है, सारी चीज़ें महंगी मिलेंगी हमें, बिल्कुल। ठीक है। तो हमारे साथ शुरू से ये रहा कि हमारे साथ बदकिस्मती रही कि हम लोगों ने क्या किया, इम्पोर्ट पे तवज्जो दी और उन चीज़ों को हम यहाँ बना नहीं सके। जैसे चाइना है, देखें चाइना सब कुछ खुद बना लेता है। बिल्कुल। तो आज वहाँ पे जो उनकी चीज़ें वो सस्ती मिलती हैं चाइना के अंदर, सही है। तो हम भी कर्ज क्यों नहीं कर सकते जब चाइना कर सकता है। हालांकि ये इनके शुरू का देखें बहुत प्रॉब्लम में थे चाइनीज़ जो थे, कितने अरसे तक जो है वो ताइवान के साथ भी इनकी वॉर होती रही और बहुत सारे मसाइल थे, लेकिन वो इस्टेब्लिश हो गए ना उन्होंने। तो हम क्यों नहीं हो सकते? तो हम भी हो सकते हैं, लेकिन हमें तवज्जो देनी पड़ेगी, अपने एक्सपोर्ट पे देनी पड़ेगी। फिर वो तमाम चीज़ें जो कि हम इंपोर्ट करते हैं उनको यहाँ बनाना पड़ेगा हमें, ताकि चीज़ें सस्ती रहें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, चाइना में तो खैर उन्होंने अपने छोटे छोटे बच्चों को भी ट्रेन किया हुआ है। एग्जैक्टली उनकी जो एजुकेशन है उसके ऊपर उन्होंने बहुत फोकस किया हुआ है, हेल्थ पे फोकस किया हुआ है। और उसी तरह से उन्होंने फैसिलिटीज़ भी आवाम को दी हुई हैं। एजुकेशन वहाँ पे उन्होंने तकरीबन ही फ्री की हुई है। हेल्थ जो है वो उन्होंने फ्री की हुई है कि मतलब अगर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता तो जी ठीक जी है, गवर्नमेंट उसको बेयर करेगी। यहाँ पर तो आपने मरना है, जीना है, जो भी आपने खुद हर चीज़ को अफोर्ड करना है। गवर्नमेंट का इसमें किसी किस्म का किरदार नहीं है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट अस्पताल में हम जाते हैं तो आपने वहाँ का तो निज़ाम देखा है कि वहाँ पे तो मेडिसिन तक आपने खुद ही वहाँ पे बाय करनी है। ऐसे ही हम नहीं कर सकते गवर्नमेंट के ऊपर रिलाय।
ये बात तो है। तो ये एक अलमिया है। बिल्कुल ये है। और इससे याद आया, मैं बताऊं आपको, मेरे एक अभी दोस्त हैं, उनको कार्डियक इशू हुआ था, वो जिना में गए थे, और उनको 3 महीने का टाइम दे रहे हैं, वो ऑपरेशन अच्छा। बाईपास 3 महीने का टाइम। अब मुझे बताएं, वो 3 महीने से पहले अगर उनको कोई हाँ, प्रॉब्लम सही होता है तो बात फिर है। क्या होगा। तो ये वाली सूरत हाल यहाँ हेल्थ की है सिंध के अंदर। हालांकि सिंध गवर्नमेंट कहती है उसने हेल्थ सेक्टर में बहुत कुछ किया है, और एनआईसी जो ये है, ये इसके लिए इन्होंने बड़ी जो है फंड्स दिए हैं, ठीक है। लेकिन अभी करंटली जो सिचुएशन है, देखें, ये मैं अभी आपको रिसेंटली 2-3 दिन पुरानी बात कर रहा हूँ, अगर मेरी ये बात सुन रहे हैं सीएम साहब और इनके लोकल गवर्नमेंट के लोग, तो इस पे तवज्जो दें। वहाँ 3-3 4-4 महीने का टाइम दिया जा रहा है, और इस तरह तो लोग किस तरह अपनी ट्रीटमेंट कराएंगे। हकीकत बात है। नैयर साहब क्या कहना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? देखें, बिल्कुल अब हम एमक्यूएम जो है वो बल्दियात के हवाले से करंट तो यही इशूज़ हैं, अभी हम जो इख्तियारात हैं उसके लिए हम जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन बल्दियात का आने वाला है। तो हम चाहते हैं कि इलेक्शन से पहले पहले एम्पावर किया जाए लोकल गवर्नमेंट को। जो भी नुमाइंदे जब आएँ वो इलेक्ट होकर, तो उनके पास इख्तियारात हों, फाइनेंशियल पावर्स भी हों, सियासी पावर्स भी हों, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी हों। सही। और आर्टिकल 140A के तहत जो है कोई भी कानून बनाया जाए तो 140A के तहत जो है वो बनाया जाए। तो जी। यही हमारा मुतालबा है। और जब तक आप एम्पावर नहीं करेंगे लोकल गवर्नमेंट को, उस वक्त तक शहर तरक्की नहीं कर सकते, ना गांव तरक्की कर सकते। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया नैयर थैंक रज़ा यू। साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद और मेहमानों के साथ हाजिर होंगे हमारे साथ।